सो यू ऑल वर डिमांडिंग कि ना RS 2021 के मेंस के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज एक पेन और पेपर लेके बैठिए। ज्यादा अच्छा होगा यदि आप सिलेबस का प्रिंट आउट लेके साथ में बैठते हैं और पेंसिल से लिखेंगे तो बाद में इरेज करने में भी आपके लिए आसानी रहेगी। सो आई एम पॉजिंग दिस वीडियो, प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर एंड गेट अ पेन एंड पेपर सो दैट आपको एक्चुअली हेल्प मिल पाए कि कौन सा कंटेंट कहाँ से पढ़ना है। कोई भी ऐसी 4 किताबें नहीं हैं जिनको पढ़ के आपको लगेगा कि आपका मेंस पास हो जाएगा या मेंस में अच्छे स्कोर आ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं, पिन पॉइंट कर रहे हैं वहां डिटेल्ड एनालिसिस की कि कौन सा कंटेंट आपको कहाँ से रेफर करना चाहिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट था कि मैंने सुबह एक वीडियो डाला जिसमें था कि मैंने हिंदी में पेपर सॉल्व किया है और लोगों को लगता है कि मेरा इंग्लिश मीडियम में मैंने फिर कैसे लिखा। मैं एक और डालूंगी इंग्लिश मीडियम में। ईश्वर की कृपा से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इक्वली कॉम्पिटेंट हूँ। दोनों में लिखना मुझे बहुत पसंद है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और अंग्रेजी में सहज हूँ मैं, तो मैंने दोनों में आंसर्स लिखती हूँ। और आप जो भी समझना चाहें, पर मैं चाहती हूँ कि मीडियम आपके लिए इररिस्पेक्टिव रहे। मैं आपको दोनों माध्यमों में आंसर राइटिंग करना सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। मेंस में 4 पेपर होते हैं, ये उनके लिए जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है। चारों पेपर्स के मार्क्स इक्वल हैं, 200 200 200 नंबर के। 2 पेपर एक दिन में होते हैं, 9 से 12 की शिफ्ट है और दूसरी शिफ्ट है 2 से 5 की। बीच में 2 घंटे का गैप मिलता है और इन दोनों दिनों के बीच में जनरली गैप नहीं मिलता है। और पहले जो 3 पेपर्स हैं वो उनमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जो चौथा पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश का है। तो ये मोटी मोटी स्कीम है। सिर्फ मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, प्री के नहीं जुड़ते। मेंस का टोटल स्कोर होता है 800 और प्री इंटरव्यू का जो टोटल मैक्सिमम स्कोर है वो है 100। इसमें से वॉट एवर यू गेट शेल बी डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर मेरिट। तो मेरा स्कोर मेंस में था 449 और इंटरव्यू में था 77। अब देखते हैं कि आपको इस 449 को तोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी है और कहां से क्या कंटेंट पढ़ना है। मैं तो चाहती हूँ ये टूटे और नए कीर्तिमान स्थापित हों। तो चलो आगे चलते हैं। डीमिस्टिफाई पेपर 1, ये पेपर की स्कीम है, ब्लूप्रिंट है। स्कीम समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पहले जरूरी है कि हम समझें कि एग्जाम की प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो पेपर 1 है उसमें 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 1 में हिस्ट्री पूछी जाती है। हिस्ट्री के 3 सेक्शंस हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री। मैक्सिमम मार्क्स अलोकेटेड 75 हैं। 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 5 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं तो 2-2 नंबर के होते हैं। फिर 5 ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो 5-5 नंबर के होते हैं और 4 सवाल पूछे जाते हैं बड़े बड़े का मतलब 10 नंबर वाले। तो उसमें एक पूरा पेज मिलता है आपको आंसर लिखने के लिए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 5 2 10, 5 5 25 और 10 4 40। तो ये हो गए हैं टोटल 75 मार्क्स। तो हिस्ट्री आएगी 75 नंबर की। अब इसमें से राजस्थान की हिस्ट्री कितने की आएगी? एट मैक्स 25 नंबर की। और मान लो बड़ा नंबर दे दिया, बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो 30 नंबर की, उससे ज़्यादा राजस्थान की हिस्ट्री नहीं आएगी। इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि राजस्थान की हिस्ट्री पे आपने प्री में जितना फोकस करना था वो सफिशिएंट है। अब तो सिर्फ आंसर राइटिंग कीजिए। अब चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में पूछ जाती है इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स। इट इज़ बेसिकली इकोनॉमी, बट इकोनॉमिक्स इसलिए क्योंकि कई एस्पेक्ट्स जो है ना वो इकोनॉमिक्स के भी पूछे जाते हैं। इसमें आता है वर्ल्ड की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी और राजस्थान की इकोनॉमी। और मेजरली इसमें जो करंट अफेयर्स में जो कुछ भी चल रहा होता है, करंट स्कीम्स, बजट, वो सब कुछ आता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस आगे करेंगे। इसमें 65 नंबर के यानी 65 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं, 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 5 नंबर के होते हैं और 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 10-10 नंबर के होते हैं। तो ये इसका स्कीम ऑफ पेपर 1 है। फिर पेपर 1 का जो यूनिट 3 है वो 3 डिफरेंट सेक्शंस में बटा हुआ है और सबसे ज्यादा स्कोर यहीं करने की संभावना होती है, मैक्सिमम स्कोरिंग है। ऐसा क्यों हम लेटर देखेंगे, लेकिन इसमें 3 सब सेक्शंस हैं जो 20 नंबर हर एक के हैं और इसमें हर एक में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर के और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के और बड़ा सवाल एक भी नहीं आएगा। इसी प्रकार से मैनेजमेंट में 20 नंबर का पोर्शन पूछा जाएगा, 5 सवाल 2 नंबर, 2 सवाल 5 नंबर। सिमिलरली अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के लिए पेपर 2 को भी डीमिस्टिफाई कर लेते हैं क्योंकि स्कीम जानना जरूरी है और जहां बड़े सवाल होते हैं वहीं सबसे ज्यादा स्कोप होता है मार्क्स कमाने का। तो पेपर 2 के 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 1 में आती है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स यानी प्रशासकीय नीति शास्त्र। उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 65, 5 सवाल पूछे जाएंगे 2 नंबर के,
5 सवाल पूछे जाएंगे 5 नंबर के और 3 सवाल पूछे जाएंगे 10-10 नंबर वाले। इसी प्रकार से जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बोलना चाहती हूँ, ये सिलेबस पूरे आरएएस के जो 12 पेज का सिलेबस है उसमें 1.5 पेज कवर करता है। सबसे लेंदी सिलेबस है, लेकिन ये पढ़ने में सबसे ज़्यादा आसान है। ये समझ के पढ़ोगे तो सच्ची में आसान है। नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को भी कहना चाहती हूँ, इट इज़ द ईजिएस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग। अगर आपने बहुत कम कंटेंट में आप बहुत कुछ सीख लेते हो, यानी वहाँ श्योर शॉट आपको आंसर्स मिल ही जाएंगे। मैं क्यों मोटिवेट कर रही हूँ आपको, क्योंकि थिंग्स विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। तो जिनका इलाज नहीं है ना, उनको आपको अपना लेना चाहिए। तो अपना लो दिल से अभी से ही, जब आप शुरू करना जा रहे हो पहले चरण में ही। 70 मार्क्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा, जिसमें से 5 सवाल आएंगे 2 नंबर के, 4 सवाल आएंगे 5 नंबर के और 4 सवाल आएंगे बड़े वाले 10 नंबर वाले। फिर यूनिट 3 में है अर्थ साइंसेस। अर्थ साइंस में ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों है। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल, और जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र। आई एम करेक्ट, आई थिंक सो। तो इसमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी आएगी, इंडिया की भी आएगी और राजस्थान की भी आएगी। 65 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, 5 सवाल 2 नंबर के, 5 सवाल 5 नंबर के और 3 सवाल 10-10 नंबर वाले। तो ये है स्कीम ऑफ पेपर 2। फिर है स्कीम ऑफ पेपर 3, ये सिमिलर है पेपर 1 के। उसमें भी हमने देखा था यूनिट 3 में 3 सब यूनिट्स थी, यहाँ भी यूनिट 3 में 3 सब यूनिट हैं। तो इसमें भी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 और उसकी सब यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में आएगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स। यूनिट 2, इसमें 75 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 सवाल होंगे जो 2 नंबर के होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे जो 5 मार्कर्स होंगे, एंड 4 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 10 मार्कर्स ईच। सो इट इज सिमिलर टू हिस्ट्री। नेक्स्ट इज यूनिट 2, इट इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स, इश्यूज एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये लोक प्रशासन और प्रबंधन के जो अभी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं और उसमें भी क्या चल रहा है उससे रिलेटेड है। 65 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, 5 गुना 2, 5 गुना 5 और 3 गुना 10। सिमिलरली अब जिसकी जो ये सेक्शन 3 है यानी यूनिट 3 है, बहुत स्कोरिंग है। 20 नंबर में से आप आसानी से 17-18 ला सकते हो, बहुत कम कंटेंट पढ़ करके। तो आपको मेंस की स्ट्रैटेजी में ध्यान ये रखना है कि नंबर कहाँ से कबाड़े। नंबर कबाड़ने की सबसे बड़ी जगह है पेपर 1 यूनिट 3, पेपर 2 यूनिट 3, पेपर 3 यूनिट 3 और पेपर 4 बहुत ही शानदार आपका स्कोर करवा सकता है। तो साथ बने रहिए, बताती हूँ कैसे पढ़ेंगे हम। स्पोर्ट्स एंड योगा, स्पोर्ट्स एंड योगा में आपसे सवाल पूछे जाएंगे 20 नंबर के, 5 गुना 2, 2 गुना 5। सिमिलरली सेम पैटर्न जो हमने उधर देखा था। इसको आप बिहेवियर कह सकते हैं या इसको साइकोलॉजी कह सकते हैं, ये इट इज जस्ट द सेम। एक्चुअली बुक जो हमें रेफर करनी होती है वो साइकोलॉजी की बुक रेफर करनी होती है, मनोविज्ञान की बुक से रेफर करनी होती है, और सिलेबस में आरएस के सिलेबस में इंक्लूडेड है बिहेवियर नाम से। सो इट इज जस्ट द सेम। अगला है लॉ या कानून या विधि, हाँ राइट, विधि। तो विधि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। लॉ में भी 20 नंबर के सवाल आएंगे, 5 गुना 2, 2 गुना 5 और हाईली स्कोरिंग है। अब चलते हैं डीमिस्टिफाई पेपर 4, सामान्य हिंदी 120 नंबर की, जनरल इंग्लिश 80 नंबर की। अभी बता देती हूँ उसके लिए क्या पढ़ना है। राजस्थान बोर्ड की एक किताब आती है कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक के लिए, सामान्य हिंदी व्याकरण, वो पढ़नी है। और एक डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक आती है, वो पढ़नी है। इन दोनों किताबों को आपको कम से कम 5 से 6 बार पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, थोरली याद करना है। और जनरल इंग्लिश के लिए जो बेस्ट बुक है वो है डॉक्टर BK रस्तोगी की। उसको अगर आपने पूरा पढ़ लिया और उसके एग्जाम्पल्स कर लिए तो आप क्वेश्चन जो उससे बाहर नहीं आएंगे। अब बात करते हैं पेपर वाइज। पेपर 1 यूनिट 1 हिस्ट्री, क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। मैंने दोनों सिलेबस हिंदी और इंग्लिश साथ में इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि जो हिंदी के व्यूअर्स हैं वो भी समझ जाएं और इंग्लिश के व्यूअर्स हैं वो भी समझ जाएं। तो हिस्ट्री का मतलब है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। इसका हिंदी वर्जन है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर। अभी हमने देखा आरएस प्री में कुछ चेंजेस हुए थे, अगर इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो भी वेल इन एडवांस आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आज के दिन इसको कहाँ से पढ़ें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसको पढ़ने के लिए ये 2 पुस्तकें पढ़िए। एक तो है राजस्थान अध्ययन भाग 1 से लेके 4 तक। फिर राजस्थान अध्ययन की ही नई किताबें आ गई हैं, यानी न्यू बुक्स आर अवेलेबल, वो 2 किताबें हैं।
एक तो स्पेसिफिकली फोकस कर रही है जो हमारा आज़ादी का संघर्ष है 1857 ऑनवर्ड्स टिल द इंडिपेंडेंस, और एक हमारी इसी इतिहास, कला और संस्कृति से रिलेटेड है। तो जो दो न्यू बुक्स हैं उनको भी पढ़ना है, लेकिन राजस्थान अध्ययन को भी पढ़ना है। ये 4 किताबें और 2 नई किताबें मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहले से शेयर कर रखी हैं, आप कहोगे तो फिर से शेयर कर दूंगी। इनको ज़रूर पढ़िए, इनको पढ़ने से आपका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बनेगा, ये सफिशिएंट नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग, इससे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बनेगा, आप समझ पाओगे कि राजस्थान का इतिहास कैसा रहा है। इसके लिए सफिशिएंट बुक कौन सी है? ये वाली, ये डॉक्टर हुकुमचंद जैन, नारायण लाल माली की बुक है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, आप तो सिर्फ आंसर्स के हिसाब से पढ़ लो। अगर आप 10 से 15 मॉक टेस्ट दे दोगे तो आपको आइडिया जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और उसके हिसाब से नोट्स बना लो। नोट्स कैसे बनाएंगे मैं उस पर भी एक सेशन बनाऊंगी, लेकिन इतना मत सोचेगा कि राजस्थान का इतिहास इतना बड़ा है उसको पढ़ें कैसे। मेरे नोट्स सिर्फ 30 पेज के हैं, वैसे ही आप भी बनाइए और आप भी का भी बेड़ा पार। अगला सेक्शन है हिस्ट्री, वर्ल्ड, इंडिया एंड राजस्थान में इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया का कल्चर। अब कंटेंट आप देख पा रहे हो, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ कहाँ से पढ़ पाएंगे हम? ये देखिए, सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक के भारत की ललित कलाएं, प्रदर्शन कलाएं, वास्तु परंपरा और साहित्य, तो ये आपको पढ़ना है इस बुक से। ये एनसीईआरटी की बुक है, इसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, क्लास 11 की बुक है, फाइन आर्ट्स की। इसमें आपको वो कंटेंट मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपने देखा होगा इस बार जो क्वेश्चंस आए थे वो इसी बुक से उठाए हुए थे, तो प्लीज़ इस बुक को स्टैंडर्ड मान के इससे पढ़िए। इनके अलावा सर बिपिन चंद्रा की बुक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको पढ़ना चाहिए। यदि आपके पास ये इंग्लिश मीडियम में पसंद नहीं आती है तो हिंदी मीडियम में भी इसका अवेलेबल है। फिर भी आपको लगता है कि मुझे नहीं पढ़नी है तो क्लास 11 एंड 12 की एनसीईआरटी की इंडियन हिस्ट्री पढ़ लीजिए, वो भी सफिशिएंट है। और जो हिंदी माध्यम के भर्ती हैं वो लगता है कि नहीं मुझे तो वन स्टॉप सॉल्यूशन बताओ मैडम, वन स्टॉप, तो वन स्टॉप के लिए आप आरबीडी ले सकते हो, आप आशीर्वाद पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, कोई भी ले लीजिए। ये खेल इस बात का नहीं है कि आपने कहाँ से पढ़ा, ये खेल इस बात का है कि आपने पढ़ा हो, कोई आप वहाँ पे डिलीवर कैसे करते हो, ठीक है। तो और उसकी शॉर्ट नोट्स कैसे बना के रखते हो। हाँ, ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 9 और क्लास 8 का चैप्टर 8 ऑनवर्ड्स ऑफ क्लास 12 जो है वो सोशोलॉजी एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये आपको हेल्प करेगा कौन से वाले कंटेंट के लिए? ये इसके लिए स्वतंत्र आंदोलन, विभिन्न चरण, प्रमुख योगदानकर्ता, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे पूछ लिया जाए राजा राम मोहन रॉय का योगदान, तो वो सब कुछ जो भी कंटेंट है वो उन बुक्स में अवेलेबल है। ये हैं सोशोलॉजी की, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये बहुत अच्छा कंटेंट है, और कुछ ही चैप्टर्स हैं उनकी आपको समरी बनानी है। हर चैप्टर की समरी 1 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आई एम श्योर आपकी हिस्ट्री बहुत आसानी से हो जाएगी। अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री सबको लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। भाई सबसे ज़्यादा आसान है वर्ल्ड हिस्ट्री, और सबसे कम कंटेंट में सबसे ज़्यादा नंबर आ सकने की संभावना है वर्ल्ड हिस्ट्री में। मैं जब ये कह रही हूँ तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ। क्यों कह रही हूँ? वर्ल्ड हिस्ट्री में सिर्फ 4 बुलेट लिखी हुई है, रिनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म और इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। हिंदी में है पुनर्जागरण और धर्मोद्धार, प्रबोधन और औद्योगिक क्रांति, एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद और द्वितीय विश्व युद्धों का प्रभाव। ये कहाँ से पढ़ें? आरबीएसई बुक में सारा दिया हुआ है। राजस्थान बोर्ड की 11वीं क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 3 में दिया हुआ है, यूरोप में पुनर्जागरण और रिफॉर्मेशन, आंदोलन और औद्योगिक क्रांति एक साथ। फिर क्लास 9 एनसीईआरटी में जो सोशल साइंस की बुक है उसका हिस्ट्री का चैप्टर उठा लो, वो भी इसी से संबंधित है। आरबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 5 है कॉलोनियल इन्वेजन्स, इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है सेम इसी नाम से। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं प्लीज घबराइए मत, इसी नाम से हिंदी वर्जन अवेलेबल है, नेट से डाउनलोड कर लो आरबीएसई की बुक से, वेबसाइट से। फिर क्लास आरबीएसई की क्लास 11 की हिस्ट्री में चैप्टर है 6, उसमें लिखा हुआ है द वर्ल्ड बिटवीन 99 एंड 45, यानी ये क्या है? वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहे हैं। तो ये चैप्टर भी डाउनलोड कर दो हिंदी मीडियम में। मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास हिंदी मीडियम का कंटेंट था, ये जो अभी तो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, उस टाइम इंग्लिश में नहीं था, तो मैंने तो हिंदी का डाउनलोड किया, उसको हाईलाइट किया, उसको ट्रांसलेट किया और अपने नोट्स बनाए। आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने ही होंगे। तो यहाँ तक सब सही है, चलो आगे चलते हैं। आगे जाता है भारतीय अर्थशास्त्र।
ठीक है, यानी इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी के प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेवा, वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल। जब हम कहते हैं वर्तमान स्थिति तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं आर्थिक समीक्षा की। आर्थिक समीक्षा से पता चलता है कितने % की ग्रोथ हुई, क्या हुआ, तो ये इंडिया लेवल की आर्थिक समीक्षा से पूछा जा सकता है वर्तमान स्थिति। मुद्दे, मुद्दे का मतलब है इवेंट्स या क्या इश्यूज चल रहे हैं, और पहल का मतलब है सरकार की योजनाएं। तो आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा आर्थिक समीक्षा से। बैंकिंग, मुद्रा की पूर्ति, उच्चाधिकार प्राप्त मुद्रा की अवधारणा, केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका, कार्यप्रणाली, अनर्जक परिसंपत्ति, वित्तीय समावेशन, यानी इन सब का अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो यह कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी, रोल ऑफ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, इश्यूज ऑफ एनपीए, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बहुत कुछ। तो इसको पढ़े कहाँ से? ये जो थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी पे सवाल तो सिर्फ 2 नंबर का आएगा। जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें सवाल आ जाते हैं। कैसे आते हैं? जैसे एफआरबीएम एक्ट क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कितने % हम नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी, करंट मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि रिवाइज्ड एस्टिमेट्स क्या है, या फिर अभी थोड़े दिनों पहले बैंक इंसॉल्वेंसी जो कोड आया था वो कोड पूछा जा सकता है। इवन मिशन इंद्रधनुष क्या है। तो ये सब कुछ जो है वो इसी के अंदर से निकला हुआ है, यानी रीडिंग बिटवीन द लाइंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो इसका स्टैटिक कंटेंट है वो तो आपको नेट पे कहीं भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको कहूँगी इसको पढ़ने के लिए आप क्या करो, सिर्फ बुलेट उठाओ, Ctrl+C Ctrl+V कर लो। या फिर जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी सोचते हैं कि नहीं हमें तो ढूंढना नहीं आता, मैडम मुझे हम प्रिंट आउट कैसे लें या वो सारी बातें, तो उनको मैं कहूँगी कि इस अर्थशास्त्र के सेक्शन के लिए श्री मनमोहन शर्मा जी की बुक आती है। मनमोहन शर्मा जी की रैंक आई है 2। मनमोहन सर की बुक है हिंदी मीडियम में, उनकी बुक को रेफर कर लोगे तो भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। फिर भी चूंकि बुक एक दिन में अपडेट होती नहीं है और स्कीम्स नई आती रहती हैं, तो साथ में आप इसमें ऐड करते रहिए जब भी कोई नई स्कीम आए, जब भी नया बजट आए उसको। और मनमोहन सर की बुक बहुत अच्छी है फॉर ऑल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। एंड फॉर इंग्लिश मीडियम किसी भी वेबसाइट से Ctrl+C और Ctrl+V मारो, कंटेंट को एक जगह पेस्ट करो। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करना है कि हाई पावर्ड मनी में क्या क्या इंक्लूडेड है। आपको याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, ठीक है। या फिर आप मैं तो आपको कहूँगी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप समय के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका कंटेंट बहुत बड़ा नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या करंट में चल रहा है, और करंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। उसी से आइडिया निकलेगा कि क्या कौन सी टेस्ट सीरीज में क्या सवाल पूछा जा रहा है, क्या इन लाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में कर सुधार। अब कर सुधार आप कहाँ से पढ़ोगे? इसको पढ़ने के लिए यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन कोचिंग नोट्स। और ये कोचिंग नोट्स मैं ये नहीं कहूँगी आप पैसे देकर ये खरीदो भाई, बहुत सारी वेबसाइट्स पर आप सिर्फ इंस्टीट्यूट का नाम लिखो और लिख दो फाइल टाइप PDF, फाइल टाइप :PDF लगा दोगे ना तो भी वो मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड कर लो। स्टैटिक कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा। करंट के लिए तो यू हैव टू बी अपडेटेड, इसके लिए आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी। मैगजीन इस केस में मैं कहूँगी दृष्टि पढ़ लीजिए, मंथली लगा लीजिए जब तक आपका मेंस नहीं हो जाए तब तक। जब तक मेंस होता है तब तक हर महीने की दृष्टि की मैगजीन खरीद लीजिए, क्या नया हो रहा है आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कुछ ऐसे भी कहना चाहती हूँ, जैसे दृष्टि में ना लास्ट में सप्लीमेंट आता है एक्स्ट्रा, मेंस का सप्लीमेंट, प्री का सप्लीमेंट, और वो बहुत ही कॉन्क्रीट सप्लीमेंट होता है। तो आपका जो भी विषय है उसके हिसाब से वो सप्लीमेंट खरीद लो, उसको आगे वाले कंटेंट को फेंक दो, पीछे वाले में से रिवाइज कर लो, उतना ही सफिशिएंट है। मतलब यू डोंट नीड टू बाय एनी स्पेसिफिक बुक फॉर इट। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल ही के रुझान यानी कि करंट अफेयर्स, जिसमें विदेशी पूंजी की भूमिका यानी कितना आया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी MNCs। अच्छा, इसमें ना आपको ये नहीं कहा गया है कि MNC की डेफिनेशन दो, नो वी डोंट नीड टू रिमेंबर इट, बट वी नीड टू रिमेंबर कोई केस हो जाए मान लो किसी के साथ, फॉर इंस्टेंस गॉड फॉरबिड, मान लो हमारे यहाँ ट्विटर को ही बैन करना पड़े या ट्विटर के साथ जो विवाद हुआ था, लेकिन सिंस इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी तो हमें ट्विटर या किसी भी चीज़ का इकोनॉमी से संबंधित जो भी विवाद है ना उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक करंट अफेयर्स का मुद्दा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अभी रिसेंटली हमने देखा था कि एक नई स्कीम आई थी जिसमें कहा था वन नेशन वन कार्ड योजना, ठीक है। तो वो पूछी जा सकती है इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा सेक्शन है जिसमें हमें वी नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स, सो इट इज द मोस्ट अपडेटेड करंट अफेयर्स सेक्शन दैट वी नीड टू रेफर टू। अगला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
तो FDI थ्योरेटिकल कंटेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको इसी के साथ FII भी पढ़ना पड़ेगा, FPI भी पढ़ना पड़ेगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर पढ़ना पड़ेगा आयात निर्यात नीति जो एग्जिम पॉलिसी है वो तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि हमने कौन से देशों को मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया, तो वो आपको फिगर जो है वो आपकी आर्थिक समीक्षा इंडिया से मिलेंगे, उनको भी याद करना है, उसी से कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। अगला है 12वां वित्त आयोग, इट इज गोइंग टू चेंज, इट शैल बी, अभी तो 15 चल रहा है, तो मेरे ख्याल से 15वें को हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि 12वां स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है तो 12वें की विशेषताएं भी पढ़ लीजिएगा। जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनको मैं एक बुक और रेफर करना चाहती हूँ। अगर आपको चाहिए वन स्टॉप सोल्यूशन कि नहीं मुझे तो कुछ और देखना ही नहीं है, मुझे एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, तो आई रेफर टू लक्ष्मी नारायण नाथुराम का, ये श्री या डॉक्टर जो भी है सर, आपको ऑल रिस्पेक्ट, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का सर की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। लेकिन आपको इसको खरीदने से पहले प्लीज देख लीजिएगा बजट के आंकड़े और आर्थिक समीक्षा के आंकड़े जो हैं, यानी उनके जो फैक्ट्स हैं वो अद्यतन हो। मनमोहन सर की बुक को मैंने रेफर किया था जब मैं RAS मेंस 2018 लिख रही थी, इट वाज अवेलेबल, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने रेफर किया, बहुत शानदार बुक थी, पर वो हिंदी मीडियम में थी। इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए ये वाली बुक बहुत अच्छी है। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें, इंडियन इकोनॉमी, ये तो हम सॉरी इसी का इंग्लिश वर्जन है, हम कर चुके हैं। हम बात करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी की। इसमें सवाल इन जनरल पूछे जाते हैं कि IMF की कोई रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट के हिसाब से भारत का क्या स्थान है। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट डाली थी, जैसे पिछली बार पूछा गया था, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन कौन से 10 पैरामीटर्स को इंक्लूड करते हैं, तो इनका जो मोस्ट अपडेटेड करंट अफेयर्स है ना, आपको वो पढ़ना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, तो WTO का कोई भी रिसेंट जहां भी हो जाए समिट, उस समिट को आपको रेफर करना पड़ेगा और उसके आउटकम्स को दिखाना पड़ेगा। इससे रिलेटेड कंटेंट वैसा नहीं पूछा जाता है, कब स्थापना हुई, कौन अध्यक्ष है, वो नहीं पूछा जाता, इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो प्लीज इसके लिए दृष्टि मैगजीन को रेफर करते रहिए, जो भी मैगजीन अभी करंट चल रही हो, आप क्रोनोलॉजी को भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है विकासशील, उभरते और विकसित देशों की संकल्पना। इस पे कभी कोई सवाल नहीं आया, लेकिन अगर इस पे सवाल आएगा तो जो मुझे समझ में आता है सवाल आएगा वो ये आएगा कि अभी थोड़े दिनों पहले G7 समिट हुई थी और उन्होंने कहा था B3 का नारा दिया था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। वो आ सकता है, वो संकल्पना इसी पे आधारित है कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों की मदद करेंगे उभरने में कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। वैश्विक परिदृश्य में भारत यानी इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया का GDP साइज कितना है, परचेजिंग पावर पैरिटी में हम कौन से स्थान पर निर्भर कर रहे हैं। तो ये इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भारत का स्थान कहाँ है, या वैश्विक परचेजिंग पावर पैरिटी के संदर्भ में टॉप के 4 देशों का नाम लिखिए। ऐसे क्वेश्चन दिस कैन बी फेयरली आस्क्ड इन RPSC एग्जामिनेशन, कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए भी आपको ना सारी जो भी सूचियाँ आएंगी उन सूचियों को भी पढ़ना पड़ेगा, इवन हैप्पीनेस इंडेक्स भी पढ़नी पड़ेगी, आपको हंगर इंडेक्स भी पढ़नी पड़ेगी, HDI भी पढ़नी पड़ेगी। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था कहाँ से पढ़ें, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में देखिए कृषि, बागवानी, डेयरी और पशुपालन, ये सारे आंकड़े हमारी आर्थिक समीक्षा में आते हैं। जो आपको मैं लक्ष्मी नारायण नाथुराम का सर की बुक इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स को बताई थी, उसमें ये भी आता है। फिर औद्योगिक वृद्धि, समृद्धि और हाल के रुझान, यानी रिसेंट क्या क्या ट्रेंड्स आए हैं वो, दिस ऑल विल कम फ्रॉम आर्थिक समीक्षा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक रिव्यू एंड मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण, बजट की स्कीम। कुछ चीजें नहीं भूलनी है, वो कि जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको नहीं भूलना है, तो वो आप देख लीजिएगा। सिर्फ ऐसे ढूंढेंगे ना कि ऑनगोइंग स्कीम्स इन राजस्थान इन PDF तो मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर सेक्शन को जीतने का तरीका क्या होगा, इसके लिए आप हर एक सेक्शन का एक पेज बनाओ और उसमें चलने वाली सारी स्कीम्स को एक साथ लिख लो। मैं दिखाऊंगी मैंने कैसे नोट्स बनाए थे। महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीम्स अवेलेबल वो एक पेज पे लिख लो, किसानों की जितनी स्कीम्स हैं उनको एक पेज पे लिख लो, बच्चों के कल्याण की जितनी स्कीम्स हैं उनको एक पेज लिख लो, स्वास्थ्य की स्कीम्स को एक पेज पे लिख लो और आपका काम हो गया। इसमें इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। जो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है, नहीं PPP मॉडल है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, इस मॉडल पे आर्थिक समीक्षा में जो कंटेंट लिखा हुआ है वही आएगा। यदि आपको लगता है कि इस साल की आर्थिक समीक्षा में नहीं है, नेट से डाउनलोड कर लो पिछले साल की आर्थिक समीक्षा, उससे मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको सिर्फ वहीं से है, उसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ना। फिर राजस्थान का जननांकीय परिदृश्य और राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। देखिए जननांकीय परिदृश्य यानी
जो हमारे पास में अभी लोग हैं, क्या परसेंटेज है, क्या वो सब कुछ, उसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल बनेगा और वो किसी जगह पढ़ने में नहीं आएगा, वो तो आपकी समझ पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए इसका कोई कंटेंट नहीं है ये, तो यू हैव टू डिराइव बाई योर सेल्फ। जितनी ज़्यादा आप आंसर्स लिखोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी। फिर बात करते हैं इसका इकाई 3 यानी इसका पार्ट 3, समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण। यानी इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो सोशोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। फिर समाजशास्त्र मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये हम सबके समाज का हिस्सा है, इंग्लिश में भी ऐसे ही समझ में आता है। तो सामाजिक मूल्य यानी सोशल वैल्यूज, जाति, वर्ग, व्यवसाय, इन सब के लिए क्या पढ़ें, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की क्लास 11 की बुक, या फिर RBSE का राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की सोशियोलॉजी की क्लास 11 और 12 की बुक में सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है एज इट इज़। ये मैं इसलिए कर रही हूँ यहाँ पे, ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को मिल जाएगा बहुत आसानी से। इंग्लिश में अवेलेबल नहीं था लास्ट टाइम से, जब तक मैंने देखा तब तक। अगर है तो प्लीज़ उसी को रेफर कीजिए, अदरवाइज NIOS की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, इट इज़ गोइंग टू बी सफिशिएंट। ये जो इंपॉर्टेंट है ये वाला आपको NIOS पे नहीं मिलेगा। जनजातीय समुदाय, भील, मीणा और गरासिया, ये आपने प्री के लिए जहाँ से भी पढ़ा है वहीं से पढ़ लो, सफिशिएंट है। इसमें आएगा क्या, शादी के 4 प्रकारों के नाम लिखिए। जैसे भील समुदाय में शादी कितने प्रकार की होती है, 4 के नाम लिख दो। या आ जाएगा भील के 4 नृत्यों के नाम लिख दो, या मीणाओं की जो किसी प्रथा के बारे में आ जाएगा। तो ये सब कंटेंट जो आपको वहीं से पढ़ना है जहाँ से आपने प्री के लिए पढ़ा है, कोई नई बुक मत खरीदिएगा। फिर है प्रबंधन। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, MANAGEMENT फॉर दोज जो इंग्लिश मीडियम से हैं। ऑल्दो मैंने इसकी कोशिश की है, देखिए साथ में इंग्लिश मीडियम का कंटेंट डालने की। पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। ये पढ़ें कहाँ से, यानी प्रबंधन की अवधारणा, क्षेत्र अवधारणा, प्रबंधन के कार्य, योजना, आयोजन। देखो अगर वन स्टॉप सोल्यूशन मांगो तो मैंने तो सिर्फ जिसको रेफर किया वो था, बेस था सम्यक का, मैनेजमेंट का 40 पेज का एक PDF था, वो सफिशिएंट था। फिर मुझे लगा कि क्यों ना इसमें RPSC का भी, मतलब राजस्थान बोर्ड का भी कुछ देखा जाए। तो कुछ डेफिनेशंस जो थी, जैसे प्रबंधन की डेफिनेशन दैट आई लर्न फ्रॉम RBSC, मिलेगा कहाँ, क्या कक्षा 11वीं में जो वाणिज्य संकाय है, कक्षा 11 वाणिज्य संकाय यानी कॉमर्स बैकग्राउंड में, वहाँ मिलेगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम से बुक आती है, उसमें है ये सारा का सारा। तो आई रेफर टू इट बट आई ऑल्सो डाउनलोडेड अ फ्यू चैप्टर्स फ्रॉम देयर। तो आप चाहे इसको खरीद लो, इसको खरीदना किस लिए, नेट में मिल जाएगा, ये ले लो। चाहे आप RBD की भी एक बुक आती है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, उसको ले लो। और जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगी, ग्रेड 11 और ग्रेड 12 के कॉमर्स साइड का जो क्वेश्चन आया था ना, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम से बुक आती है, उसमें सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है। माय डियर इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स, ये सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है NCERT या फिर राजस्थान की ग्रेड 11 एंड 12 का जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन है उसके अंदर। और नहीं मिलता है तो डू लेट मी नो, आई शेयर माई ओन नोट्स, डोंट वरी एट ऑल। अल्टीमेट बात यह है कि हमें इसको पास करना है, ये और कहीं मिलेगा नहीं, ये किसी भी कोचिंग के नोट्स में मिल जाएगा, वहाँ भी अच्छा है। अगला लेखांकन एवं अंकेक्षण, अगेन वाणिज्य संकाय आ गया है, तो प्लीज़ वाणिज्य संकाय की पुस्तकों को पढ़ लो, या फिर नेट से डाउनलोड कर लो, या फिर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी पढ़ लो। RBD की बुक आई है इसके ऊपर, लेखांकन एवं अंकेक्षण की, वो भी ठीक है। बट आई वुड रेफर यू टू गो विद एटलीस्ट सम ऑथेंटिक कंटेंट एंड दैट शुड बी RBSE की किताब, वाणिज्य संकाय की किताब आती है, इसी नाम से आती है, लेखांकन एवं अंकेक्षण, उसको रेफर कर लीजिए। फिर अकाउंटिंग ऑडिटिंग NCERT या फिर RBSE, आजकल दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। आपको करना क्या है, इस नाम को कॉपी करो, गूगल में पेस्ट करो और साइड में लिख दो, लास्ट में लिख दो NCERT PDF, अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। सीरियसली मतलब कोई वर्ड टू वर्ड आपको सेम कंटेंट ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। स्टिल नहीं मिलता है, डू लेट मी नो, आई विल शेयर नोट्स। अगला प्रशासकीय नीति शास्त्र, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस कंटेंट की आज के दिन। लेकिन ये कंटेंट मिलेगा कहाँ से, तो भाई लोगों मैंने तो कहाँ से पढ़ा था, मैं अक्सर कहती हूँ मैंने सुभाष राव सर की बुक खरीद करके लेकर के आई, लेकिन वो
ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ठीक थी, पर उसमें वो कंटेंट नहीं मिलता जो RS के हिसाब से चाहिए होता है। फिर मैंने उस बुक को डिस्कार्ड किया। देन आई वेंट टू, मैंने डॉक्टर अवधेश सिंह सर के वीडियोस देखे। डॉक्टर अवधेश, वो आपका कॉन्सेप्ट बना देंगे कि भाई ना मूल्यों का मतलब क्या होता है, लेकिन वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स तो एक बार अवधेश सिंह सर का वीडियो देख लो, और उसके बाद में आप देखो डॉक्टर पुष्पा सारस्वत। डॉक्टर पुष्पा सारस्वत बहुत सीनियर लेडी हैं, बहुत ही शानदार प्रोफेसर हैं, और मुझे लगता है एथिक्स राजस्थान के हिसाब से उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। उनके 17-18 वीडियोज़ हैं समय के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ देख सकते हो, या फिर उनकी क्लास अटेंड कर सकते हो। उनके नोट्स भी अवेलेबल हैं समय की वेबसाइट से, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वो अपने आप में काफ़ी हैं। प्लस इस साथ में करना क्या है, देखो प्रशासकीय नीति शास्त्र में हम सब पढ़ते हैं रित क्या है, ऋण क्या है, ये वो XYZ। सवाल इनसे रिलेटेड कभी नहीं आते। सवाल कैसे आते हैं, इसमें आते हैं किस प्रकार से द्वंद्व का निराकरण करता है गीता प्रशासनिक अधिकारी के सामने। अब आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको गीता के सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखना होगा कि समत्व योग क्या है, या कर्म के लिए कर्म योग क्या है। तो यानी आपको कॉन्सेप्ट का अप्लाइड पार्ट चाहिए, और वो अप्लाइड पार्ट होगा कैसे, कृपया मॉक टेस्ट लिखिए। आपको पुष्पा मैडम के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे नेट पे खूब, आपको मैडम की क्लास ही मिल जाएगी, लेकिन आपको लिखना कैसे है वो मैडम नहीं समझा सकती, वो तो आपको खुद को लिख करके प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसका जो सफिशिएंट कंटेंट है वो मैं कहूँगी आप किसी को भी रेफर कर लो, सारे PDF अवेलेबल हैं। इवन RBD की बुक, GBD की बुक, आशीर्वाद की बुक, किसी की भी बुक ले लो, विल नॉट मेक अ डिफरेंस एट ऑल। वॉट विल मेक अ डिफरेंस इज हाउ डू यू राइट। सो प्रशासकीय नीति शास्त्र में मैंने मेरे खुद के भी नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, पर मोर इम्पॉर्टेंट इज कि प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग। बिकॉज आपसे 5 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है कि गांधी जी के द्वारा दिए गए 7 पापों के बारे में बताइए, लेकिन आप लिख दोगे 7 नाम ऐसे कैसे कि बिना कर्म के धन जो मिल जाता है वो, या फिर बिना मूल्यों के विज्ञान एंड स्टफ, ह्यूमैनिटी साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन उससे शब्द कितने बनेंगे, 14-15 शब्द बनेंगे, आपको तो 50 शब्दों में लिखना है, तो क्या करोगे। इट मीन्स आपको इनका विश्लेषण आना चाहिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं ये एम्फेसाइज करना चाह रही हूँ यहाँ पे आपको। तो प्रशासकीय नीति शास्त्र यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स को आपको ठीक है समझ लोगे, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, इतनी करनी है कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसमें घबराएं नहीं। इसके लिए पढ़ना किससे है, मैंने तो डॉक्टर पुष्पा सारस्वत के 17-18 वीडियोस देखे थे, उन्हीं के नोट्स को रेफर किया, खुद ने नोट्स बनाए। डॉक्टर अवधेश सिंह के कुछ वीडियोस देखे प्लेटो को समझने के लिए, एरिस्टोटल को समझने के लिए, उनके लिए। लेकिन मेरे ख्याल से पुष्पा मैम के सफिशिएंट होंगे हिंदी और इंग्लिश सभी मीडियम कैंडिडेट्स के लिए। इसकी कोई एक स्पेशल बुक आती है, नहीं आती बॉस, आपको नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा कंटेंट। अगला है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। उसके बाद सेक्शन आता है साइंस का। साइंस के लिए आई शैल कम विद अ न्यू वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए इफ आई एम बीइंग हेल्पफुल एट ऑल टू